खबरों की शुरुआत सीबीआई और ईडी की जांच से, जिस पर गाइडलाइन की अपील पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है। 14 राजनीतिक पार्टियों की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि नेता भी आम आदमी की तरह ही है, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा सकती। पूरी खबर पर डिटेल लेने के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा, कोर्ट में तो विपक्षी पार्टियों को झटका लगता नजर आ रहा है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी सही कहा आपने। 14 विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जो सीबीआई और ईडीआई जांच कर रहा है उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए, खासतौर पर कि सीबीआई और ईडीआई जांच के जरिए जो विरोधी पार्टियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और 95% केस सिर्फ विरोधी पार्टियों के लीडर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ब्लैंकेट गाइडलाइंस किसी के लिए नहीं बना सकते, नेताओं को अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती है, नेताओं को किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, उनको आम आदमी की तरह ही कानून के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो जो अभिषेक मनु सिंह यहाँ पर कांग्रेस पूरे 14 राजनीतिक पार्टियों की तरफ उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो इसे डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 राजनीतिक पार्टियों की याचिका खारिज कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर एक झटका ही कहेंगे इसे विपक्षी पार्टियों के लिए। और अब बात फोर्ब्स की लिस्ट की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जलवा फोर्ब्स की लिस्ट में कायम है। वो एक बार फिर से एशिया के नंबर 1 धनवान बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के टॉप 10 धनवान की सूची में भी फिर से पहुंच गए हैं। फोर्ब्स की ताजा बिलियनियर्स लिस्ट को डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताएं जरा लिस्ट में और किस किस का नाम शामिल है? जी हाँ, तो फोर्ब्स की लिस्ट एक बार फिर आ गई है। दुनिया के सबसे धनवान लोगों की ये लिस्ट है, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट जिसे कहा जाता है। और इसमें भारत के मुकेश अंबानी एक बार फिर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये एशिया में सबसे अमीर है। जगह तो पहले भी थी, लेकिन जो पोजीशन है वो अगेन एशिया में नंबर 1 की हो गई है। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति 83.4 अरब डॉलर की और इसके साथ एशिया के सबसे धनवान। तो ये तो एक इनका अचीवमेंट हुआ। आइए अब जो लिस्ट है टॉप 10 की वो देखते हैं। वहां पर भी ये काबिज है, लेकिन इस लिस्ट पे नजर डालें तो बर्नार्ड अर्नोल्ट 211 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ, तो दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड लुई विटॉन उस कंपनी के मालिक और दुनिया में सबसे धनवान इस वक्त। इलॉन मस्क साहब 180 अरब डॉलर, हालांकि इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी काफी संपत्ति गंवाई है, लेकिन फिर भी दूसरा नंबर पाने में सफल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। इनकी भी संपत्ति नीचे आई है, लेकिन फिर भी 114 अरब डॉलर के साथ ये तीसरे स्थान पर बनाने में कामयाब रहे। लैरी एलिसन 107 अरब डॉलर के साथ दुनिया में चौथे सबसे धनवान आदमी है इस फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक। और वॉरेन बफेट, जाने माने निवेशक, एक आइकन, 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर है। लेकिन इस टॉप 10 की लिस्ट में अगेन मुकेश अंबानी ने अपना स्थान बनाया है और 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट पर 9वें स्थान पर है। और जैसा हमने आपको बताया कि एशिया में सबसे अमीर आदमी का जो खिताब है वो भी अब इनके नाम हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो ये तो रही फोर्ब्स की लिस्ट। और अब बात करेंगे सोने के चमक की, क्योंकि क्रूड में आई तेजी के साथ एक बार फिर से मंदी की आशंका बढ़ी है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, तो वहीं कॉमेक्स पर भाव 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। ऐसे में क्या जल्द ही सोना 65,000 के भी पार निकल जाएगा? 2023 में कैसी रहेगी सोने की चाल, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी कम्युनिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताएं जरा, सोने में तो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, और क्या इसकी चमक बढ़ेगी? पिछले 24 घंटे सोने और चांदी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। सोने में 2% तो चांदी में 5% का इजाफा देखने को मिला। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल के हाईज पे, तो भारतीय बाजारों में पूरे रिकॉर्ड हाईज पे कारोबार करता हुआ नजर आया और 61,000 के लेवल्स हमने यहाँ पर छूते हुए देखे। चांदी का भी कुछ यही हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 साल का हाई, तो भारतीय बाजारों में 32 महीने का हाई, यानी कि 75,000 रुपये प्रति किलो के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। सोने में सपोर्ट इस लेवल से है कि डॉलर इंडेक्स 2 महीने के
लोज पर कारोबार कर रहा है और अब ये माना जा रहा है कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस फेड मई की मीटिंग में रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक डेटा थोड़े से कमजोर आए हैं। साथ ही साथ अगर हेज फंड्स का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी जोर शोर से है। अगर आप नेट लॉन्ग्स देखें तो वो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे है और चांदी में नेट लॉन्ग्स 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। हेज फंड्स ही नहीं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी बरकरार है। पिछले साल की रिकॉर्ड खरीदारी के बाद इस जो पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का रहा है वो 10 साल में सबसे बेहतर फर्स्ट क्वार्टर रहा, यानी कि खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कायम है। साथ ही साथ अगर रिटेल बाइंग देखें तो वो भी यूएस मार्केट्स में जो मिंट सेल्स हैं वो मार्च के महीने में 10 साल में सबसे बेहतरीन है, यानी कि 80,000 आउंसेस की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। 10 महीने के बाद पहली मर्तबा मार्च में ETF बाइंग भी जोर शोर से देखने को मिली है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पर लोग खरीदारी नहीं बल्कि अपना पुराना सोना चांदी बाजार में बेचने के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे सोना है, 30 महीने के हाइस पे चांदी है। तो एज ऑफ नाउ जो इंडियन कंज्यूमर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। तो कुल मिलाकर सोने में चमक तो बरकरार है, लेकिन गेहूं